नमस्कार, इंडिया टीवी संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लगातार चर्चा जारी है उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में 2024 के माहौल को लेकर। और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन पवन पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन पांडे जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। देश में माहौल इस वक्त राम में है, पूरा देश इस वक्त राम धुन में मगन नजर आ रहा है, लेकिन भैया भाभी ने इससे दूरी क्यों बना ली है? भैया और भाभी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखकर चंपत राय जी को धन्यवाद भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन की बधाई के लिए शुभकामनाएं भी दी और उनको यह बताने का भी काम किया कि 22 तारीख के बाद हम दर्शनार्थी के रूप में सब परिवार अयोध्या आकर दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम का। तो मैं इस बात से सहमत भी हूं और मेरे समझ में एक बात यह नहीं आ रही है, आपने भी वही सवाल किया और भी मीडिया के लोग, आपको इस बात का दर्द और तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है? निमंत्रण मिलेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं, दर्द तकलीफ मेरी नहीं है। किया उसका उत्तर एक सेकंड, आप चूंकि मेरे दर्द और तकलीफ पर आ गए तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कोई दर्द और तकलीफ नहीं है। पहले एक सेकंड, पहले आप ही के नेता मांग रहे थे ना इन्विटेशन। बात का उत्तर सुन लीजिए आप, जो आपने पहली बात की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हम खुद अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, प्रभु श्री राम कण-कण में है। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए किसी की अनुमति या किसी के वो उसकी जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन 22 तारीख के बाद भी होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे लगता है प्रभु श्री राम के दर्शन करने में और अच्छाई रहेगी कि उनका प्राण प्रतिष्ठा हो चुका रहेगा, प्रभु श्री राम स्थापित हो चुके होंगे। अगर प्रभु श्री राम के स्थापित होने के बाद हम उनका दर्शन करते हैं तो उसमें कोई बुराई या कोई कमी नहीं है। हम अयोध्यावासी, हमारे यहां तो कहा जाता है प्रभु श्री राम कण-कण में है। हम तो हर जगह राम को देखते हैं और 22 तारीख के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, प्रभु श्री राम से इस उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की की मंगल कामना करेंगे। पवन जी आपकी सारी बातें ठीक है, आप 22 तारीख को जाइए, आप 22 तारीख के बाद जाइए, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन पहले जो नेता निमंत्रण मांग रहे थे, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चाहे आपकी सांसद डिंपल यादव की बात कर लीजिए, ये दोनों ही नेता कह रहे थे ना कि हमें तो मिलेगा इन्विटेशन तो हम जरूर जाएंगे रामकाज का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपकी बात से क्या हो गया? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हमें निमंत्रण दिया जाए। कभी अखिलेश जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मैं आपकी इस बात से पांडे जी, आप अपने नेताओं के बयान पहले सुनकर आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत है। अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हमें निमंत्रण दिया जाए। दोनों के बयान है, कभी ऐसा कोई अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं है। क्यों मार लेते हैं? अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं है। तो क्या डिंपल यादव बिना पार्टी लाइन के बयान दे देती है? अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं है पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, निमंत्रण दिया जाए। डिंपल यादव को पार्टी का नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपकी बात एकदम गलत है। डिंपल यादव को पार्टी का नेता मानते हैं कि नहीं मानते? अखिलेश यादव जी ने कभी डिंपल निमंत्रण यादव नहीं को मांगा। पार्टी का नेता मानते हैं कि नहीं मानते? अखिलेश यादव जी ने कभी निमंत्रण नहीं मांगा। फिर कहिए ना कि डिंपल यादव को आप पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। आप सुब्रत जी इस बात का जवाब दे दीजिए, उनको 22 तारीख की जरूरत नहीं है। वो राम के दरबार में आएंगे, राम के दर्शन करेंगे, उसमें आपकी इन्विटेशन की, आपकी इजाजत की उन्हें जरूरत नहीं है। सुब्रत जी देखिए, ये अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी ये पूरी तरीके से रामद्रोही लोग हैं। और आपको ध्यान में हो कि इन्होंने जब राम भक्तों को, निर्दोष राम भक्तों की हत्या कराई थी अयोध्या में, तो उनका कारण क्या था? कारण यही था, वो राम के दीवाने थे। राम की लला का मंदिर वहीं के ऊपर बने, यहाँ मांग कर रहे थे। उसके निर्दोषों की हत्या कराई, हत्या कराने के बाद आज तक माफी नहीं मांगी। और माफी मांगना तो छोड़ो, गर्व से और कहा कि अगर और जरूरत होती तो और लोगों को मरवाना पड़ता तो मरवा देते। तो इस प्रकार की बात करने वाले लोग जो सरेआम रामचरितमानस को जलवा रहे हैं, जो नारा लगवाते थे हवा में उड़ गए जय श्री राम को हवा में उड़ाएंगे, और इनकी राम से आस्था ही नहीं है, तो पहली बात तो इनको मंदिर बुलाना नहीं चाहिए था। खैर, लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे, कह रहे थे हमको आमंत्रण नहीं मिला, उनको आमंत्रण भी मिल गया। आमंत्रण मिल गया तो फिर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि इनकी ही पार्टी के एक सांसद
जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन बात इतनी गंदी बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई, उसके डर से अखिलेश जी ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अब जब मना कर दिया नहीं जाएंगे तो पूरा देखा आपने कि इनकी बिरादरी ही इनकी गरियाने लगी। सोशल मीडिया पर जगह जगह से वीडियो आने लगे। अब उसके डर से नहीं, अब हम फिर जाएंगे। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं इनको करना क्या है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है, मैंने तो कहा था कि राम भक्तों के हत्यारों को बुलाया ही नहीं जाए, और अगर बुलाया जाएगा तो जितने ही राम भक्त आज ये 500 साल में जो मारे गए वहां पर मंदिर के संघर्ष के लिए, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। तो आप देखो, राम बुद्धि ही फेर दिए, अब जा ही नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनको बुलाना ही नहीं है राम को। लेकिन राम मंदिर वो 22 तारीख को जाएं या उसके बाद में जाएं, आप लोग ऐसा क्यों दिखाने लगते हैं सुब्रत जी कि राम पर सिर्फ आप ही का अधिकार है और किसी का अधिकार है ही नहीं? ये सियासीकरण नहीं है तो क्या है? राम पर सबका अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार नहीं है, उसका कदापि अधिकार नहीं है जो राम को कभी मानता नहीं, रामचरितमानस को जो जलवाता है। उसका अधिकार नहीं है जो राम को गाली दिलवाता है। उसका अधिकार कदापि नहीं है जो कहता है कि राम कोरी कल्पना रामायण कोरा उपन्यास है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिलवाते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन लोगों का अधिकार है राम के ऊपर। ये कैसी राम भक्ति है पवन पांडे जी, जिसमें भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक बयान भी दिए जा रहे हैं, रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही जा रही है? देखिए, ना हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कोई प्रभु श्री राम के बारे में गलत टिप्पणी की है, न सनातन धर्म के बारे में की है, न हम लोगों ने कभी की है। अगर किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने उसका खंडन भी किया, और हमारी पार्टी की तरफ से खंडन भी आया, उनका निजी विचार है। अगर कभी कोई बता दे कभी किसी चैनल में आज तक या कहीं भी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने धर्म के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में या किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की हो, हम तो कहते हैं हम हिंदू धर्म का भी या अन्य जो धर्म है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हम किसी धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करते, सभी धर्मों का आदर करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों का देश है। यहाँ पर हर तरह के मानने वाले लोग हैं और हम सभी का आदर सम्मान करते हैं, किसी एक धर्म और बिरादरी की बात नहीं करते। ना हमने कभी प्रभु श्री राम का अपमान किया है, ना सनातन का अपमान किया है, ना किसी धर्म के मानने वाले का अपमान किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बार बार बयान देते हैं, आप लोग बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, सवाल पूरा सुनते नहीं है, उससे पहले ही जवाब देने लगते हैं। सवाल सुनिएगा तभी तो जवाब दीजिएगा ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बार बार बयान देते हैं, आप कह देते हैं पार्टी विचारधारा से अलग है, पार्टी की विचारधारा इससे ताल्लुक नहीं रखती है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एक नहीं, दो नहीं, कई बयान दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब भी गलत बोला है, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैंने हर बार उनकी बात का खंडन किया है। और मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर खड़ा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब भी धर्म के बारे में या सनातन के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में गलत टिप्पणी की है, मैंने पुरजोर विरोध किया है। मैं कभी भी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कभी आज तक कभी धर्म के खिलाफ हम लोग कभी टिप्पणी नहीं करते। हम सारे धर्मों का अच्छा, ऐसा लग रहा है पवन जी आपकी बातों को सुनकर कि आपकी पार्टी तो व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है, बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो कोई जगह ही नहीं है। डिंपल यादव को इन्विटेशन मिलता है तो आप अखिलेश यादव पर चले जाते हैं। अब मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं तो आप अखिलेश यादव पर चले जा रहे हैं। बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई जगह है कि नहीं आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में सबका सम्मान है। हमारी पार्टी में न नेताओं की कमी है, न पार्टी के पदाधिकारियों की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है। ये आपकी नजर का फेर है। हमारी पार्टी में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं, और सारे लोग हैं। और ऐसा नहीं है पूरी पार्टी हमारी चलती है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में पदाधिकारी भी है, बहुत बड़ी पार्टी है। सर, वही महासचिव बार बार बयान देते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रही थी कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है, मिलकर समाजवादी पार्टी चलती है। वो उनका निजी बयान है और उनको उसके लिए मना भी किया जा चुका है, फिर भी बयान देते हैं। अब सुब्रत पाठक जी देखिए, अयोध्या जाए न जाए, अखिलेश यादव कन्नौज जरूर आ रहे हैं, बड़ी जोरों शोरों से चर्चा है उनकी। तो ये वो उनकी पार्टी है, वो खुद ही अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं, विरासत में मिला है उनको, कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं तो उनके खिलाफ 2009 में भी लड़ा था, और उसके बाद 2014 में भी मैं कन्नौज से लड़ा था। तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था, तो मैं अखिलेश डिंपल दोनों से लड़ा था। और 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तो मैं अखिलेश डिंपल और मायावती जी तीनों से लड़ा था। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आए कौन जाए, कोई चुनौती नहीं है। ऐसा नहीं है, गलतफहमी का शिकार हैं। कन्नौज की जनता इस बार इनको बहुत बुरी तरह हराने जा रही है। कन्नौज की जनता इनको बहुत बुरी तरह हराने जा रही है। और अगर उसकी सूची में दे दूं, डिंपल यादव जी सांसद थी, अखिलेश यादव जी सांसद थे, मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पैरा मेडिकल कॉलेज बना, कैंसर अस्पताल बना, और एपीजे अब्दुल कलाम जी जो देश के राष्ट्रपति थे वो वहां पर गए थे तो पावर प्लांट की शुरुआत किया था।
जितने ढेर सारे पुल सड़क से लेकर ढेर सारे काम हुए थे कन्नौज की धरती पर, और वो काम आज भी दिख रहे हैं। जो काम अधूरे रह गए थे उन कामों को इनकी सरकार ने बंद करा दिया। कन्नौज का जो विकास था उसे रोकने का काम इन्होंने किया। जो सड़क पुल अधूरे रह गए थे अखिलेश यादव जी की सरकार में, उसे पूरा नहीं करा पाए। आज मेडिकल कॉलेज की क्या दुर्दशा क्या है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कन्नौज की जनता रो रही है। वहां पर जो छात्रावास बनने थे मेडिकल कॉलेज में, अन्य विद्यालयों में, उसका पैसा तक वापस आ गया, काम तक नहीं हुए। कन्नौज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत खराब है। और कन्नौज जो इत्र की नगरी है, खुशबू की नगरी है, वहां पर ढेर सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, डिंपल यादव जी के सांसद रहते हुए विकास से काम हुए हैं। और उसके बाद माननीय सांसद जी सांसद हैं, लेकिन आज तक वहां पर विकास का कोई काम नहीं करा पाए, उन कामों को आगे नहीं बढ़ा पाए। जिन कामों को सरकार छोड़कर गई थी उन कामों का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं ले जा पाए। हाँ, बल्कि इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना भी सकता हूं। सांसद जी वहां पर केवल तहसीलदार को मारने में, इंस्पेक्टर को गाली देने में, लूट करवाने में, जमीन कब्जा करवाने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। इतना काम किया था तो ये क्या जनता को दिखा नहीं पाए? नहीं, जनता को दिखा नहीं पाए जो 2019 में आप चुनाव नहीं जीत पाए फिर से। देखिए, जनता उस समय नशे में थी। अब जनता को ही दोष दे देंगे, दे रहा हूं। अब जनता को ही दोष दे देंगे। पूरा धर्म का नशा कभी नशे में आप हैं मनोज जी, कभी नशे में आप हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। नशे में आप हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जनाब जबान संभाल के बात करिए, धर्म का नशा, जबान संभाल के बात करिए, जबान संभाल के पूरी बात कर रहा हूँ। जो धर्म का नशा आपने बांटा था, जबान संभाल के बात करिए, धर्म का नशा नहीं। समाजवादी पार्टी के आपने काम गिनाए, मैं कारनामे गिनाऊंगा, मैं अभी कारनामे गिनाऊंगा बात ना आपको। करिए, आप अपने उसमें रहिए। मैं कन्नौज का वो इंस्पेक्टर नहीं हूँ जिसको आप जो है इस तरह से, मैं अभी कारनामे गिनाऊंगा। सुनिए। नहीं, लेकिन पवन पांडे जी, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम को दोष देंगे, चुनाव हारेंगे तो जनता नशे में चली जाएगी। अपनी गलती का आंकलन करिएगा कि नहीं करिएगा? ऑडियो सुन लीजिए पहले। जवाब दे दीजिए आप सुब्रत जी। आपने कोई काम नहीं किया, मुझे आपका मिल गया, आपके सारे आरोप मिल गए। आप सुब्रत जी जवाब दे दीजिए। करते हैं सुब्रत किस तरह जी। से माँ बहन की गाली है, अरे तहसीलदार पवन को जी, देखते हैं प्लीज, अखबारों में मंच पर छपा हैं, मारा पीटा इन्होंने, मंच पर हैं, कम से कम इंस्पेक्टर को इतनी गाली मर्यादा देंगे, तो पूरी रखिए ना गुंडाई कि आप करेंगे, लोग जमीन शब्दों का कब्जा 2004 में करवाएंगे। नीरज मिश्रा की हत्या अखिलेश यादव ने करवाई थी, सर काट के मंगवाया था, भूल गया? राम का नाम लेकर जमीन 2004 में नीरज मिश्रा की हत्या करवाई थी अखिलेश यादव ने, भूल गया? नीरज मिश्रा के हत्यारे अखिलेश यादव हैं, सर काट के मंगवाया था, भूल गया? कितनी लड़कियां गायब थी, आरोप अखिलेश यादव के ऊपर आए थे, भूल गए आप? आइए जरा कन्नौज में पता करिए हेलो कानपुर ने क्या लिखा था इनके खिलाफ। आप भूल गए? भूल सकते हो आप? कितने कारनामे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आपके जी के? कारनामों से कम है, आपके कारनामों से कम है। जमीन कब्जा करने से लेकर तहसीलदार को घर में पीटने से लेकर इंस्पेक्टर को मां बहन की गाली देने से लेकर लूट करवाने से लेकर आपसे कम है, आपसे कम है। आप लोग हाथ जिस तरह से कन्नौज में आप लूट करते सर हैं, कटवा लेते प्रॉपर्टी थे। डीलिंग करते हैं, लूट करते हैं, कौन प्रॉपर्टी आपसे डीलिंग कम करता है। है? अच्छा, एक एक करके बात करेंगे, अरे एक एक करके बात करेंगे तो मेरे दर्शक भी सुन पाएंगे ना। पवन जी सवाल करते हैं, पवन जी सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी तो हमें दीजिए ना। कन्नौज की जनता के लिए सवाल के जवाब पता लग जाएगा चाहिए। गिनती करिए, लोकसभा का चुनाव में पता लग जाएगा आपको, गिनती करिए। लोकसभा का चुनाव पता लग जाएगा समाजवादी आपको। पार्टी के नेताओं के घर से कन्नौज नोटों को के कितना बंडल कहां से लूटा है, निकल इसी चुनाव में रहे आपको थे? पता लग कहां जाएगा। से नोटों के बंडल निकल रहे थे? ये अखिलेश वो यादव के नहीं जैन थे, कौन किसके था? थे? वो जैन कौन था? कौन था आप वो बताइए जैन ना? कौन था? कौन था समाजवादी जिस पार्टी जैन का? का छापा पड़ा कौन था? समाजवादी पार्टी का वो जैन भारतीय जनता विधान पार्टी का परिषद था, सदस्य था। गलत छापा पड़ गया था। विधान परिषद सदस्य आप था, लोग उसका फंस पैसा गए जहाँ थे। रखा था मिल वहाँ गया। कुछ नहीं निकला था, उसका पैसा जहाँ वहाँ रखा कुछ मिल नहीं निकला गया था, उसका पैसा जहाँ रखा वहाँ मिल गया। कुछ नहीं निकला। पीयूष देखो, जैन कुछ कौन नहीं। था? पीयूष जैन कौन था? कौन था आपकी पार्टी का आप कार्यकर्ता? बताइए, पीयूष जैन कौन था? पता करिए जाके कौन था? आप बताइए कौन था? आपकी पार्टी का कार्यकर्ता पीयूष था? जैन आपकी जान का कार्यकर्ता है। अरे भैया, पंपी जैन का आदमी था। पम्मी सब जैन लोग का कुछ जानते नहीं हैं, निकला पंपी था। जैन का पैसा वहाँ था। पम्मी जैन का 1 रुपया नहीं निकला था। सब लोग पीयूष जानते जैन हैं। भारतीय जनता पार्टी का सब एजेंट था, जानते हैं, और आपका सब पैसा जानते निकला हैं। था। और यही कारण है कि आप सुब्रत जी तरस एक रहे हो। मिनट, सुब्रत जी 1 मिनट, पवन जी 1 मिनट। अब इनके सवालों का जवाब एक एक करके दीजिएगा। पवन जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। वो ये कह रहे हैं कि कन्नौज में आपने कोई विकास नहीं किया, उल्टा आप वहां पर दादागिरी करते हैं, आप वहां पर अपनी सत्ता की हनक दिखाते हैं, ना पुलिस वालों को कुछ समझते, ना किसी अधिकारी को आप कुछ समझते। देखो, ये पूरी तरीके से गलत है। अब चूंकि भाई हम इनकी भाभी को हराए हैं तो इनको कष्ट बहुत ज्यादा है, स्वाभाविक है वो तो ये आरोप चिपकाएंगे ही, चिपकाने दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता सब जानती है, सब देखती है। कुल मिलाकर ये जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, उस मेडिकल कॉलेज को बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाया गया था, और वहां के उस मेडिकल कॉलेज का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज।
और उसके बाद में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसका जो एक बोर्ड लगा था, वहां समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीटी रोड के ऊपर उसका बोर्ड तोड़ दिया, लात मारकर उसको तोड़ा और उसके बाद उसके ऊपर पेशाब तक की। और इतना ही नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम बदल दिया उस मेडिकल कॉलेज से। यह कारनामा समाजवादी पार्टी का है। कितने ही गरीब ऐसे थे जिनकी भूमि के ऊपर अवैध कब्जे, आज भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो कब्जे छुड़वाए गए। 2004 में नीरज मिश्रा की हत्या कराई गई, और हत्या क्यों कराई गई थी कि अखिलेश जी स्वयं बूथ लूट रहे थे, और बूथ लूटते हुए वो नीरज मिश्रा उस समय पर बूथ का अध्यक्ष था, वहां पर पहुंचे, और वहां के पहुंचने के बाद में और जब उसने बूथ पर घुसने लगे तो उसने मना कर दिया। मना करने पर धक्का मुक्की हुई तो आदेश देकर गए इसका सर चाहिए मुझको, और उनके गुंडे उसको पकड़ के ले गए। उसके बाद उसका सर काटकर और उसके हाथ पैर कटी लाश उसकी मिली थी, और कहते हैं उसका सर बक्से में रखकर लखनऊ आया था। यह कारनामा समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा कन्नौज में जानता है। जो आरोप आप पर बीजेपी लगा रही है, वही आरोप तो आप पर बुआ भी लगा रही है, मायावती मेरे भी तो ऊपर यही बता कह रहे रही ऐसा है है कि एक मिनट पहले सवाल सुनिए। आप सवाल नहीं सुनते, यही दिक्कत है। बुआ भी तो यही आपसे कह रही है ना कि देखो गुंडागर्दी होती है, मेरी जान को खतरा है, गिरगिट तक से तुलना कर रही है आपकी, और कह रही है इनके साथ नहीं लड़ूंगी। देखिए, बुआ जी की बात बाद में कर लेंगे, बुआ जी यहाँ मौजूद नहीं डिबेट तो जवाब तो देना होगा ना। जो सांसद जी ने कहा, पहले इनकी बात का जवाब देना बहुत जरूरी उसके है। बाद बुआ जी का भी जवाब दे देना देंगे, होगा। बिल्कुल दे देंगे। सांसद जी ने नीरज मिश्रा की बात की, कोई प्रमाण है, कोई सबूत दे सकते हैं? चिल्लाने से अगर मैं कह दूं कि आप भी हत्यारे हैं, जवाब दे दीजिए। तो आप तो चिल्ला ही रहे हो, तो चिल्ला आपके कर पास कौन सा प्रमाण है? आप प्रमाण दीजिए सुनिए, ना। मैंने अभी तहसीलदार को आपने मारा, दलित की बात क्यों मैंने कही? उसको आप मारा। बोले थे, मैं नहीं बोला अरे ना, आप प्रमाण दीजिए मैं बोला ना। था, मैं सुना रहा, प्रमाण दे रहा हूं अरे आपका। वीडियो कोई भी ये बना देता देखिए, है, आपकी आवाज के भाजपा बाद है। सांसद सुब्रत पाठक ने आपके- पति पत्नी समेत तहसीलदार को गिराकर पीटा, अरे गंभीर उसका धाराओं में क्या मुकदमा पढ़िए दर्ज। ना। इन्होंने पीटा, अरे मुकदमा भैया, दर्ज अखबार में छपा है, FIR निकलवाइए अखबार में छपा है। आप और FIR शांत रहिए, निकलवाइए। बोलिए, सुनिए उसका मत। क्या बयान है, उससे सुनिए, पूछिए ना। और आपको तहसीलदार यहाँ पे कौन कहने था? से किसी के ऊपर आप तहसीलदार आरोप दलित लगवा बिरादरी दोगे। का था। अभी ये दलित की हिमायत कर रहे हैं और दलित तहसीलदार को घर में जाकर पीटे हैं। ये इतने बड़े सांसद है, अरे गुंडा भैया, है, उसका सांसद है। बयान तो पढ़ो। ये गुंडा है कि अरे सांसद उसका है? बयान तो पढ़ो। तहसीलदार को घर में अरे जाकर गुंडा पीट है रहा तुम्हारा दलित नेता परिवार अखिलेश के। यादव। ये सांसद है, गुंडा गुंडा आपको, बताइए आप। तुम्हारा नेता इस तरह अखिलेश की यादव बात गुंडा कर है, रहे हैं। उससे बड़ा अच्छा गुंडा चलिए कौन ठीक है? है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। पवन जी, पवन जी प्लीज, पवन जी ऐसे तहसीलदार को बातों का इस्तेमाल मारेंगे मत करिए। आप, दलित तहसीलदार को घर में मारेंगे आप, सांसद हैं। किसने मारा? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? आपने मारा, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? को आप गाली देंगे, आपका ये कौन सा पवन जी, संस्कार है आपका? पवन जी, एक मिनट। गाली सूरज आपने जी, दी है। सूरज जी, इस तरह का ऐसी देख भाषा लीजिए। का इस्तेमाल प्लीज सांसद दोनों देख मत लीजिए, करिए। सांसद कौन के गुंडा और देख कौन लीजिए। गुंडा नहीं, ये आपसे भी सांसद है, रिक्वेस्ट देख लो। कर रही हूँ। ये सांसद आपसे भी है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये पवन भाजपा के जी, और एक सांसद दूसरे है, के इनका बीच में देख प्लीज लीजिए मत आप। बोलिए। सर रुक जाइए, नहीं, रुक जाइए। मैं- ऐसे वो लड़ाई बोला- करने तो नहीं आए ना। वो बोला था, मैं आप नहीं बोले थे बीच में, मैंने आपको रोका था, तब आप जाकर रुके थे। आप बोले थे, लगातार बोले थे, लेकिन सिर्फ यहाँ आप पर एक पक्षपात दूसरे मत पर करिए। पक्षपात जब नहीं वो हो रहा बोला है, था, मैं शांत था। पक्षपात नहीं हो रहा है। सबने देखा है, आप जोर जोर से बोल रहे थे, तब उनको भी रोका गया था, आपको भी रोका गया था। अब आप बोलिए, ऐसे थोड़ा लड़ने के लिए थोड़ी ना आए एक दूसरे से, चलिए, आपकी जवाब बात मान देने ली। आए ना जनता का। अब दीजिए जवाब, दीजिए बुआ पर भी जवाब दीजिए। पर्सनल तो बहुत क्या हो कहा गए ना। बुआ ने? बुआ ने कहा है कि आप गिरगिट हैं। ये बुआ की आंखों का कमाल है, ये बुआ की आंखों का कमाल है। आंखों का कमाल क्यों है, वो तो कह रही है उनको डर है उनकी आंखों मुझे। से अगर हम गिरगिट दिखाई पड़ते हैं, समझ लीजिए उनकी आंखों का कमाल है। बस धन्यवाद बुआ जी को। आंखों का कमाल है, आप वो तो कह रहे हैं बुआ जी की। उत्तर प्रदेश में इस बार मोदी जी की सुनामी है, लहर तो पूरे देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में सुनामी है, रायबरेली छोड़ो, मैनपुरी भी अब की भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो किस प्रकार से मैनपुरी बच जाए, इसलिए बुआ जी के पीछे पड़े थे, बैकडोर से, वो भी कांग्रेस को आगे लगाकर। अब बुआ जी ने मना कर दिया, मंसूबे ध्वस्त हो गए, तो कह रहे बुआ जी को प्रधानमंत्री बना दो। तो कुल मिलाकर जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद तो देश की जनता ने मोदी जी के लिए आरक्षित कर दिया 2024 में, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं। मेरी एक सलाह इनको है कि आप दोनों ही लोग, अखिलेश जी, मायावती जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। आप अखिलेश जी, मायावती जी को मुख्यमंत्री घोषित करिए 2027 के चुनाव में। आप गठबंधन कर लीजिए, मैनपुरी बचा लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं 24 में मिलने वाला। नहीं, अखिलेश यादव तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो तो पीडीए लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं आप तो भेदभाव करते हैं। पीडीए, परिवार डिफेंस अलायंस, परिवार बचाओ आंदोलन, कुल मिलाकर सारे परिवारवादी इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तुम इकट्ठे हो रहे हो मोदी के खिलाफ, दिल्ली लखनऊ में इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता। गांव जाकर देखो, जनता इकट्ठी हो गई है मोदी जी के लिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है? देखिए, ये इनका सवाल वाजिब इसीलिए, इतनी बैठकें हो गई, क्या फॉर्मूला है, यूपी पर कब बात करिएगा, कोई कुछ बात देश के सामने आ नहीं रही है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा सांसद जीतेंगे, और कन्नौज और मैनपुरी तो हर हाल में जीतेंगे। ये बता दे रहे हैं इसी मंच पर, कन्नौज मैनपुरी हर हाल में जीतेंगे। 5 सालों में
10 सालों में किसान की क्या स्थिति है। किसान की आय दुगनी कर रहे थे, किसान के हाथ में कटोरा थमा दिया। खाद की बोरिया 50 किलो से 45 से 40 पे आ गई। पहले नौजवान परमानेंट नौकरी पाता था, परमानेंट से संविदा पे आया, संविदा से आज आउटसोर्सिंग पे आ गया। आज ठेकेदार जब आउटसोर्सिंग में नौकरी देता है तो कमीशन लेता है, 1 साल बाद रिन्यूअल कराना हो तो कमीशन लेता है। क्या स्थिति है नौजवान की, क्या स्थिति है किसान की, रोजगार की क्या स्थिति है। मोदी और योगी जी ने ढेर सारे यहाँ पर इन्वेस्ट सबमिट किए, ढेर सारे सबमिट हुए थे इसी लखनऊ में, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। जरा बता दें कौन सा कल कारखाना लग गया 10 साल में, कौन सी बड़ी फैक्ट्री लग गई, कितने नौजवानों को रोजगार मिल गया, इसका जवाब देते हैं। आज अस्पतालों की क्या स्थिति है, बाहर से दवाई लिखी जाती है, डॉक्टर बाहर से दवाई लिख रहे हैं, पेशेंट मरा जा रहा है, जितना पैसा उसकी लूट हो जा रही है। तो आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर तबका परेशान। जब हर तबका परेशान तो जीत कैसे जाएंगे। देखिए आपकी जनता परेशानी इस बार गठबंधन को जिताएगी और ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसद मिनट। जीतेंगे। देखिए आपके मुद्दे बड़े वाजिब हैं, आपके मुद्दे बड़े मजबूत हैं, बड़े स्ट्रांग आपके मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कैसे जाइएगा, कितनी सीटों पर लड़िएगा, ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ऐसा है, गठबंधन की बैठक हो रही है, 4 हो हमारे चुकी। आज आदरणीय प्रोफेसर साहब दिल्ली में बैठक शाम को हो रही है। सीटों का बंटवारा हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस गठबंधन के लोग करेंगे। ये मेरा विषय नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय, उसको फाइनल कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि हमारा इंडिया गठबंधन, हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, और हम लोग लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर हमारा गठबंधन और समाजवादी पार्टी चुनाव बहुत नजदीक आ गए, ऐसा ना हो कि सीट शेयरिंग करते करते ही बहुत देर हो जाए। सुब्रत जी, मुद्दे बहुत सारे हैं इनके पास, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगी, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि आपके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखो, माहौल इनके बनाए नहीं बनता, इनके माहौल बनाए बनता तो 14 में बना लिए होते, फिर उसके बाद 17 में बना लिए होते, 19 बना लिए होते, 22 बना लिए होते। इनके जो कारनामे हैं ना, जनता कभी भूल ही नहीं सकती। और इनको अब इनकी रोज सरकार बनेगी सपने में, इनके विधायक जीतेंगे सपने में, इनके सांसद जीतेंगे सपने में। सपना रोज अखिलेश जी को आता है। सपना तो अब राम जी का भी आ रहा है, तेज प्रताप यादव को। हाँ, वो एक आता है, वो भगवान कृष्ण का भी आता है। तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। अपने को यदुवंशी कहते हो, चलिए मथुरा में कार्य करेंगे साथ में, आप आइए, आगे बढ़िए। आपको कौन रोके हुए। अब देखिए, राम यही तो मंदिर आरोप हमने आप पर बना दिया, लगता है। मथुरा का मंदिर आप बना दीजिए, लेकिन यही। वहां तो आपका वोट बैंक आड़े आ जाएगा, आपको वोट दिखने लगेगा, हाई कट्टरपंथी भाग ना जाए और आपका वो कब्र वाला चचा आपको गरियाएगा, तो आप फिर आगे आ जाओगे। नहीं तो यही कुल आरोप मिलाकर कुछ नहीं होने वाला। भैया, आप ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मेरी पत्नी भी मंदिर नहीं जाती है, ना मैं पूजा करता हूं ना मेरी पत्नी पूजा करती है, और आज मंदिर जाते हैं, कोर्ट के ऊपर तो ये आरोप आप पर लगता है ना कि आप ये वही लोग ध्रुवीकरण करते हैं। हैं, ये वोट के लिए करते हैं, आप हिंदू आप मुसलमान ये करते वोट के लिए हैं, टोपी आप लगाते बुलडोजर थे, चलाते हैं। रोजा अफ्तार कराते थे। हाँ। ये वोट के लिए टोपी लगाते थे, रोजा अफ्तार कराते थे। आज टोपी वाला बगल में न खड़ा हो जाए, इसकी भी चिंता करते नहीं हैं। तो आप ध्रुवीकरण करते हैं, आप बुलडोजर धर्म को देखकर चलाते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं और इसी दम पर आप जीत का दावा करते हैं। देखो, बुलडोजर अपराधी को देखकर चलता है। अपराधी कोई हो, अपराध करेगा, वो उसके साथ वही अंजाम होगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, और चाहे वो कानपुर वाला दुबे हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, सुब्रत जी और पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।